प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम लोग परीक्षा के लिए हॉट क्वेश्चन देख रहे हैं। आज फिजिक्स के हीट चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो पहले आंसर हम लोग लिख लें। विशिष्ट ऊष्मा यानी 1 का हो गया ए। अब देखना है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, ऊष्मा धारिता क्या है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो इसके बारे में हम अब डिटेल देखेंगे। तो पहले देखें विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है इसके बारे में देखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में लिखेंगे कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में, एकांक माने एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। तो ऐसे लिखें कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में वन डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। परिमाण माने क्या, मात्रा। तो एक सूत्र है इसमें कि Q बराबर ms डेल्टा T, जहाँ Q कहेंगे ऊष्मा का परिमाण, m हो गया द्रव्यमान, s विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T तापांतर। या लिख सकते हैं कि s बराबर Q बटे s m डेल्टा लिखा गया। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी पर डिग्री सी। तो जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। पूछता है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो जल का। इसका विशिष्ट ऊष्मा है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी। या अगर कैलोरी में लेते हैं तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो ये हम देख रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसी तरह से देखते हैं ऊष्मा धारिता का। ऊष्मा धारिता अब देखते हैं ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। तो ऊष्मा धारिता का माने कि किसी पदार्थ में 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण कहलाएगा ऊष्मा धारिता। तो विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता में अंतर है। विशिष्ट ऊष्मा में एकांक द्रव्यमान ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर एकांक द्रव्यमान नहीं है, ध्यान देना है। पूछता है क्वेश्चन में कि किसी पदार्थ में 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। चॉइस रहता है कि विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, ये गुप्त ऊष्मा, कोई नहीं तो हो जाएगा ऊष्मा धारिता। और यही रहेगा कि एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए, तब वहाँ होगा विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्मा धारिता का मात्रक हो गया जूल प्रति डिग्री सी या कैलोरी पर डिग्री सी। अब गुप्त ऊष्मा, इसको कहते हैं लेटेंट हीट, इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा को। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब हुआ कि ऊष्मा का वह परिमाण माने मात्रा, ऊष्मा का वह परिमाण जिससे पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है किंतु ताप में परिवर्तन नहीं होता है, तब ऐसे ऊष्मा को कहेंगे गुप्त ऊष्मा। जैसे बर्फ़ से जल बनता है, तो बर्फ़ 0 डिग्री सी, आप बर्फ़ से पिघल करके जब जल आया तभी 0 डिग्री सी, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे 1 ग्राम बर्फ़ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है। 80 कैलोरी ऊष्मा देंगे तो बदलेगा जल में, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ताप में क्यों परिवर्तन नहीं होगा कि जितना हम ऊष्मा दिए बर्फ़ को, तो वह खर्च हो गया जल में बदलने के लिए, इसलिए ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। गलन माने पिघलना। बर्फ़ को पिघलने के लिए, यानी बर्फ़ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, जिससे ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह जल में बदल जाता है। तो अवस्था परिवर्तन में, जिससे बर्फ़ ठोस है, तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए
ठोस से द्रव में बदलने के लिए उष्मा लगा लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब ऐसे उष्मा को कहेंगे हम लोग गुप्त उष्मा। ये जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जैसे जल को हम गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है, तो वाष्प में बदलने के लिए गुप्त उष्मा है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जब वाष्प संघनित होती है तो पहला चॉइस कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, सी में है उसका ताप बढ़ जाता है, और डी में है कि उसका ताप कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा उत्सर्जित करती है, यानी आंसर बी। अब देखिए, जैसे ठोस से बदलना है द्रव में तो वहाँ ऊष्मा लगेगा, द्रव से गैस में बदलना है तो वहाँ ऊष्मा देना होगा। अब उधर से चलिए रिवर्स, गैस से द्रव में आना है तो ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन, ऊष्मा निकालना होगा। और द्रव से ठोस में बदलना है तो यहाँ भी ऊष्मा निकालना होगा। तो इस तरह से जब वाष्प संघनित होगा, संघनित होने मैंने कि जल में बदलेगा, यानी गैस किस में, द्रव में बदल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। पहला चॉइस जूल, दूसरा जूल पर केजी, तीसरा जूल प्रति डिग्री सी, और डी में है जूल पर केजी पर डिग्री सी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी, जूल पर केजी पर डिग्री सी, जो आगे हम दिखा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो पहला है कि उनके तापमान पर, दूसरा चॉइस उनकी मात्रा पर, तीसरा उनके विशिष्ट ऊष्मा पर, चौथा उनके आयतन पर। तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह किस पर डिपेंड किया, तापांतर पर, यानी ताप पर। तो आंसर हो जाएगा 4 का ए। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, यानी तापांतर जब रहेगा तभी ऊष्मा का प्रवाह होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग को ए। क्लियर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। पहला है पारा, दूसरा कांच, तीसरा तांबा, चौथा पानी। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल का होता है, पानी का होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। याद रखना है कि चारों चॉइस में वो जल जरूर देगा, तो जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। सबका विशिष्ट ऊष्मा याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है सबको याद रखना, इसलिए याद रखेंगे कि जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। इसका कितना होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो ये 5 का देख रहे थे आंसर। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इनमें इस्पात एवं तांबे की बनी द्विधारित पत्ती गर्म करने पर पहला ऐंठ जाती है, दूसरा सीधी रहती है, सी इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर हो जाता है, और डी में है कि इस तरह मुड़ती है कि इस्पात उसके उत्तल की ओर हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। जैसे 2 तार है, एक तांबा का है अब एक लोहा या इस्पात का है, इस्पात का है, और इसको गर्म करेंगे तो सब ज़्यादा फैलाव होता है तांबा का, इस्पात की अपेक्षा तांबा में फैलाव ज़्यादा होता है। तो तांबा जब फैलेगा ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, उभरा हुआ जैसा रचना, यानी उत्तल। तो यहाँ तांबा वाला तार जो है वो उत्तल की आकृति बनाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 6 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक। पहले रेखीय प्रसार गुणांक जान लीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर तो रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, और नीचे हो जाएगा बट्टे में तापांतर, यानी लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन अब बटे तापांतर। तो लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन जब आएगा तो भिन्नात्मक में होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, भिन्नात्मक में होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या, तापांतर यानी डिग्री सी, यानी इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सी, यानी रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 7 का हो जाएगा प्रति डिग्री सी, यानी ए, इसका चॉइस ए, प्रति डिग्री सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 में है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है, माने कम से कम कितना तक टेम्परेचर नीचे होता है। तो ये होता है -273 डिग्री सी, यानी 8 के -273 डिग्री सी, या 0 केल्विन, इसी को कहते हैं 0 केल्विन। तो -273 डिग्री सी या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप कहते हैं। और इतना ताप किसी पदार्थ में लाना संभव नहीं है, यानी -273 डिग्री सी किसी पदार्थ का ताप लाना संभव नहीं होता है। एक प्रमाणिक है, एक मानते हैं कि -273 डिग्री सी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो 8 का आंसर हो गया बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। रेडिएटर को ठंडा करते हैं कैसे, पानी से। क्यों, इसमें 4 चॉइस है। तो पहला है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, दूसरा घनत्व कम होता है, तीसरा सस्ता होता है, और चौथा ताप कम ताप पर मिलता है। तो आंसर हो जाएगा कि जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। आंसर हो जाएगा ए। विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, और इस तरह से मशीन ठंडा रहेगा। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा जिसका ज़्यादा है उसका हम लोग प्रायः रेडिएटर में प्रयुक्त करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 9। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है कि 1 किलोग्राम बर्फ को सिर्फ पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना होगा। तो 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए कैलोरी ऊष्मा, तो 80 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए, यानी बी। 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो 1 किलोग्राम बर्फ को बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है कि छिद्र वाली एक गोलाकार धातु को प्लेट को गर्म किया जाए तो प्लेट का व्यास तथा छिद्र का व्यास, तो छिद्र का व्यास क्या हो गया, प्लेट का व्यास क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। बढ़ेगा कैसे कि जब डिश को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, उसमें प्रसार के कारण में फैलाव होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब कि व्यास भी बढ़ेगा और उसमें छिद्र भी बढ़ेगा। तो 11 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जल को 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है तब इसका आयतन, तो पहले देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नियम जान लें।
0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 10 डिग्री सी। जल में एनामोलस कैरेक्टर होता है, असामान्य प्रसार होता है इसमें, और 0 से 4 तक जाते हैं। यहाँ ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ना चाहिए, वहाँ 0 से 4 जाते हैं तो आयतन घटता है, और 4 डिग्री सी पर आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम होगा। और जहाँ आयतन कम होगा वहाँ घनत्व अधिक होगा, चूँकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ आयतन कम तो घनत्व ज़्यादा, आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम। तो यहाँ आयतन सबसे कम होता है कितना पर, तो 4 डिग्री सी पर। तो यहाँ घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, तो 4 डिग्री सी पर घनत्व सबसे अधिक, घनत्व सबसे अधिक। अब क्वेश्चन रहेगा कि अगर जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तब क्या होगा कि आयतन पहले कमेगा, कहाँ तक, 4 डिग्री सी तक, और उसके बाद आयतन बढ़ेगा। यानी कि 4 डिग्री सी के बाद जल सामान्य प्रसार दिखाता है। सामान्य प्रसार का मतलब कि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। तो 0 से 10 डिग्री सी पर जाते हैं तो पहले आयतन कमेगा और उसके बाद बढ़ेगा। और इधर से भी देखिए 10 से 0 पर जा रहे हैं तो 4 पर तो आयतन सबसे कम है, तो सबसे कम का माने कि धीरे धीरे आयतन घटते जाएगा। तो 10 से 0 तक लाते हैं तो पहले आयतन घटेगा और उसके बाद फिर आयतन बढ़ेगा। अब घनत्व में देखिए 0 से 10 तक जाते हैं तो घनत्व क्या होगा, तो घनत्व अधिकतम कितना पर होता है, 4 डिग्री सी पर। तो घनत्व पहले बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा। और 10 से 0 तक भी आते हैं तो घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है, क्वेश्चन बहुत उपयोगी इसका है। तो अब चॉइस देखिए 12 नंबर का चॉइस में है कि पहले मैंने आयतन पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, दूसरा है कि पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तीसरा लगातार बढ़ता है, चौथा लगातार कम होता है। तो पहले क्या होगा, पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा, यानी चॉइस ए हो गया। फिर से सुन लीजिए कि 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी जाते हैं तो आयतन सबसे कम कितना पर है, 4 डिग्री सी पर। तो आयतन पहले कमेगा उसके बाद बढ़ेगा। अब 10 से 0 तक लाते हैं तो 10 से 0 लाने में कि ठंडा कर रहे हैं पदार्थ को, तो 10 से 0 भी जाते हैं तो आयतन पहले घटेगा, क्या कि बीच में देख रहे हैं आयतन सबसे कम है, तो पहले आयतन घटेगा उसके बाद आयतन बढ़ेगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत उपयोगी था क्वेश्चन। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, तो पेंदे के पानी का इस क्षण ताप कितना होगा। तो जल ऊपर में जम जाता है, माने 0 डिग्री सी ताप हो जाता है, लेकिन अंदर में जल का ताप 4 डिग्री सी फिक्स रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 13 का डी, 4 डिग्री सी। ऊपर का वातावरण इससे ठंडा है तो ठंडा में बर्फ बन जाता है जल, लेकिन पानी के अंदर में 4 डिग्री सी ताप रह जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में कौन सा इंजन कमज़ोर होता है। पहला है डीजल इंजन, दूसरा पेट्रोल इंजन, तीसरा इलेक्ट्रिक इंजन, चौथा स्टीम इंजन। तो पहले जान लीजिए उसके बाद आंसर करेंगे। इससे स्टीम इंजन, जिसको भाप इंजन कहते हैं, ये बाह्य दहन इंजन होता है। स्टीम इंजन को हिंदी में कहते हैं भाप इंजन या वाष्प इंजन। उसके बाद है देखिए कमज़ोर और मजबूत इंजन कहने का तात्पर्य है दक्षता से। जिसकी दक्षता अधिक है वो मजबूत इंजन, और जिसकी दक्षता कम है वह कमज़ोर ईंधन कहलाएगा, कमज़ोर इंजन कहलाएगा।
जैसे इलेक्ट्रिक इंजन, इसकी दक्षता 50% से ऊपर है, 50% से अधिक। डीजल इंजन है 35%, पेट्रोल है 25% इसकी दक्षता होती है, और भाप इंजन 10 से 15%, 10-15 के बीच में। तो आप देखें क्या कि किसकी दक्षता अधिक है, किसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक इंजन तो सबसे मजबूत हो गया। उसके बाद एक क्रम से है, देखिए डीजल इंजन में 35% दक्षता है, पेट्रोल में 25 और भाप में 10 से लेकर के 15 के बीच में। तो सबसे कमज़ोर कौन हो गया, भाप इंजन। सबसे मजबूत कौन हो गया, इलेक्ट्रिक इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 14 नंबर का ये स्टीम इंजन यानी सी, 14 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है कि ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात से गतिशील होती है, मैंने निर्वात में गति करती है। तो पहला चॉइस है चालन, दूसरा विकिरण, तीसरा संवहन, चौथा चालन और संवहन दोनों। तो आंसर हो जाएगा विकिरण। कितना का, 15 नंबर का, 15 का हो जाएगा बी यानी विकिरण। अब देखिए ऊष्मा संचारण की 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद उस पदार्थ का एक कण ऊष्मा को लेकर के दूसरे कण को पहुंचाता है, दूसरा कण ऊष्मा को तीसरे कण में पहुंचाता है। तो इस तरह से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसका नाम है चालन या कंडक्शन। तो ये ठोस में होता है। ठोस पदार्थ जो ऊष्मा का सुचालक होता है वह क्या दिखाएगा, चालन की क्रिया। तो चालन की क्रिया किस में होती है, तो ठोस में। पूछता है कि चालन की क्रिया किस में, तो ठोस में होता है। इसमें ध्यान देना है कि कण का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे यहाँ से कण ऊष्मा लेगा, दूसरे कण को देगा, दूसरा तीसरा को देगा, लेकिन कण एक ही जगह रहेगा, कण का स्थानांतरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कि ऊष्मा के संचारण की किस विधि में पदार्थ के कण का स्थानांतरण नहीं होता है, तो चालन में। चालन की क्रिया होती है ठोस, द्रव, गैस। तो आंसर हो जाएगा ठोस में। यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा है संवहन। तो चालन देखें, दूसरा है संवहन। संवहन को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। संवहन में क्या होता है कि कोई पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो गर्म होकर के वो हल्का होगा, हल्का होकर ऊपर उठेगा और ऊपर से भारी कण नीचे आएगा, पुनः वह गर्म होगा, गर्म होकर के हल्का होकर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से जो पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है उसका नाम है संवहन यानी कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्रिया होता है द्रव और गैस में। संवहन की क्रिया होती है किस में, द्रव और गैस में। पूछता है कि द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन किस विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है। तो संवहन विधि में कण का स्थानांतरण होता है, जैसे नीचे से कण ऊपर जाएगा, ऊपर से कण नीचे आएगा, हो गया संवहन। और तीसरा है विकिरण। विकिरण को लिखते हैं रेडिएशन। विकिरण का मतलब होता है कि जब ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम का हो, यानी ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, तब ऊष्मा के ऐसे संचरण को विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के ऊष्मा से पृथ्वी का गर्म होना, तो ऊष्मा के यहाँ प्रवाह के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है और पृथ्वी डायरेक्ट गर्म हो जाती है। तो सूर्य के ऊष्मा से पृथ्वी का गर्म होना, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है, तो विकिरण विधि है। तो विकिरण के लिए कोई माध्यम की जरूरी नहीं है। विकिरण में ऊष्मा निर्वात में भी गमन करता है। ये कोई व्यक्ति भट्टी के निकट खड़ा रहता है जहाँ आग जलता है, तो पूछ देता है कि किस विधि से उससे गर्मी का एहसास होता है, तो विकिरण विधि द्वारा। चूँकि विकिरण के लिए ऊष्मा के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि आम तौर से रेफ्रिजरेटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ को ठंडा रखने के लिए इसमें हम लोग कूलेंट के रूप में पदार्थ का जो यूज करते हैं वो होता है अमोनिया।
तो आंसर हो जाएगा कौन, बी, यानी अमोनिया। अमोनिया का उपयोग करते हैं पदार्थ को ठंडा रखने के लिए। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहला चॉइस देखिए हाइग्रोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा एनीमोमीटर, चौथा थर्मामीटर। एक एक करके देखेंगे। आर्द्रता को मापने वाला, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 17 का ए, हाइग्रोमीटर। अब एक होता है हाइड्रोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। इसे जल का घनत्व ज्ञात करते हैं, द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अगला चॉइस में है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, इसमें पारा का यूज होता है। अगला एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डी में है थर्मामीटर, जिससे ताप मापा जाता है। तो चारों चॉइस का हम लोग डिस्कशन देखें। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि लालटेन की लपट की पीला रंग किसका सूचक है। जैसे केरोसिन पूर्ण रूप से दहन करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो आंसर हो जाएगा 18 का ए। अभी हम लोग 18 क्वेश्चन देख लिए, इनमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है कि थर्मिस्टर वह युक्ति है जो, चारों चॉइस है कि तापमान नियंत्रित करती है, ताप को नियंत्रित करने तथा मापने का कार्य करती है, तीसरा है थर्मोकपल की तरह कार्य करती है, चौथा भट्ठी को गर्म करने में सहायक होती है। तो थर्मिस्टर का काम है ताप को नियंत्रित करना और ताप का माप भी लेता है। तो आंसर 19 का कौन सा हो जाएगा, बी, ताप का नियंत्रण करना और माप भी लेना, ये दोनों काम होता है थर्मिस्टर का। इसे याद रखें, थर्म माने होता है ताप। तो ये था 19 नंबर का क्वेश्चन। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में है कि जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊर्ध्वाधर सीधा होने का कारण क्या है। तो देखिए 4 चॉइस है इसमें। पहला है कि वायु को गर्म होकर ऊपर उठना, दूसरा बी में है चालन, तीसरा संवहन, चौथा विसरण। तब देखिए जैसे मोमबत्ती जलता है तो लौ ऊपर की ओर जाता है। तो लौ ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना है कि जब भी मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो हीट से क्या होगा कि आसपास के हवा गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो लपट को भी ऊपर साथ ले जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। 20 नंबर में ए। तो हम अभी हीट से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और क्रमबद्ध इसको आप तैयारी करते रहेंगे, सभी क्वेश्चन को देखते रहेंगे। ये बहुत सारे वीडियो जो गया है, 40-42 का वीडियो हो चुका है, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। सब में कंसेप्ट है, इतना कंसेप्ट बना लेंगे तो कोई भी परीक्षा में आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे, सभी क्वेश्चन आप हल करके आएंगे। तो आप मेहनत करते रहें, मेरी शुभकामना है। और फिर हम लोग अगला दिन 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।